स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज का क्लास में। आज हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन, जो प्रकाश चैप्टर हम लोग दे रहे थे उसी में प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में देखेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसमें धूल अथवा अन्य सूक्ष्म पदार्थ के कण मौजूद होते हैं, प्रकाश उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कहता है कि हम लोग ऐसे माध्यम की बात कर रहे हैं जिसमें धूल कण अथवा सूक्ष्म पदार्थ रहते हैं और उनसे प्रकाश टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का विसरण। जब प्रकाश किरण किसी ठोस वस्तु से खुरदरी सतह पर टकराती है तो उस तल के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश के आपतन कोण का मान अलग अलग होता है, जिससे परावर्तित होने वाला प्रकाश एक निश्चित दिशा में न जाकर के अलग अलग दिशाओं में प्रसारित होता है। इस घटना को प्रकाश का विसरण अथवा विसरित परावर्तन कहते हैं। कहता कि जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराएगा और यह चारों दिशा में यानी कि एक निश्चित दिशा में ना जाकर के अलग अलग दिशाओं में प्रसारित होगा, जिसे ही हम लोग प्रकाश का विसरण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का विक्षेपण। श्वेत प्रकाश 7 रंग से मिलकर बना होता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कहता है कि जब प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है और यह जब प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, तो इसके 7 रंग विभाजित हो जाते हैं। यही विभाजित होने का जो कारण है, इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का व्यतिकरण। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 तरंग एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उन तरंगों के एक साथ एक ही दिशा में चलने से उनके अध्यारोपण के कारण माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रता के योग से भिन्न होती है। प्रकाश की किरण इस गुण को ही व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंगों का ध्रुवण। प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद में है प्रकाश की किरण की चलने की दिशा उसके कंपन की दिशा के लंबवत होता है। कहता है प्रकाश की किरण जो चलती है उसके चलने की जो दिशा होती है वह कंपन दिशा के लंबवत होती है। साधारण प्रकाश में कंपन तरंग की गति के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में सम्मित होता है। जब प्रकाश तरंगे के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तथा प्रत्येक दिशा में सम्मिलित ना हो तो इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। साफ वे में इसको समझिए कि जब प्रकाश के तरंगे कंपन प्रकाश संरचना की दिशा में लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तथा प्रत्येक दिशा में सम्मिलित ना हो तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या चीज़ में करते हैं? तो सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग हम लोग पेरिस्कोप में करते हैं। इसमें 2 गो समतल दर्पण रहता है और दोनों 45 डिग्री पर रहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। दूसरा नंबर पे पनडुब्बी में हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और ड्रेसिंग टेबल जो डॉक्टर लोग यूज करता है ड्रेसिंग टेबल में, उसमें भी हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद में कैलिडोस्कोप में 3 गो समतल दर्पण और तीनों 60 डिग्री पर रखे हुए रहते हैं, यानी कि कैलिडोस्कोप में भी हम लोग
समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आप लोग का ये हो गया, ये गोलीय दर्पण, और इधर में हो गए उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, और इधर हो गए अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर। आगे हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो इसको भी याद रखना है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण हम लोग कहते हैं। ये जो दर्पण है गोलीय दर्पण से ही ये दोनों भाग निकलता है। गोलीय दर्पण का ये भाग जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उत्तल दर्पण, और जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें P ध्रुव होता है और C वक्रता केंद्र होता है। दोनों में सेम C वक्रता त्रिज्या क्या है? मिरर जिस गोले का भाग होती है उस गोले के त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से, मिरर जिस गोले का भाग होती है उस गोले की त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे आता है वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? तो मिरर जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र, मिरर जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। आगे आता है इसमें मुख्य अक्ष क्या कहलाता है? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहलाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहलाता है। आगे आता है ध्रुव यानी कि पोल क्या है? तो दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण को जो मध्य बिंदु रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोल कहेंगे। आगे आता है, देखिए ये उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। यहाँ पे जो किरण आ रही है, यहाँ से किरण आती है और यहाँ से टकरा करके वापिस इधर लौट जाती है, ये आपका ध्रुव हो गया और ये आपका फोकस दूरी हो गया। इसका जो प्रतिबिंब जो बनता है से पीछे की ये जो लाइन जो जाती है यहाँ से टकराने के बाद में, इसको अगर हास्य रूप में देखेंगे तो यहाँ पे पीछे की ओर आती है। लेकिन जस्ट इसको में हम लोग देखेंगे, किरण यहाँ से आती है, अवतल दर्पण में किरण आती है और ये हो गया आपका फोकस, और यहाँ पे हो गया ध्रुव। यहाँ से आकर के टकराने के बाद में इधर लौट जाती है और ये फोकस से होती हुई गुजरती है, और ये फोकस से दर्पण के पीछे, लेकिन ये दर्पण के आगे ही यहाँ पे नजर आती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फोकस क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को पर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है उस मिरर का फोकस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष का समांतर आने वाली किरण परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लोग, या काटते हुए प्रतीत होती है उसे हम लोग मिरर का फोकस कहते हैं। प्रतीत हो रही है, देखिए इसमें हम लोग डॉट 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 से बना है, यानी कि प्रतीत करा रहे हैं, एफ काट रहा तो ये हो गया मतलब प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह डायरेक्ट रूप में काट रही है फोकस पे, और जहाँ पे यह बिंदु काटती है उसी को हम लोग फोकस कहते हैं, और फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। आगे आता है एफ बराबर फॉर्मूला था फोकस बराबर r/2, या फिर एफ आर बराबर होता है 2f। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे दर्पण का नियम। तो दर्पण का नियम क्या कहता है? दर्पण के 3 नियम है। दर्पण के कितने नियम है? 3 नियम है। पहला नियम है, अवतल दर्पण में कोई किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो परावर्तित होने के बाद फोकस से गुजरती है, तथा उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। साफ वे में अवतल दर्पण में कोई किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होता है वह प्रतीत होती है, प्रतीत होने के बाद में फोकस से गुजरती है। कहाँ से? फोकस से गुजरती है, लेकिन उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है। जस्ट हम लोग के वीडियो में देखे थे, यहाँ पे प्रतीत हो रही है लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? गुजर रही है। आगे हम लोग
दूसरा नियम देखेंगे तो कहता है एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, एक अवतल दर्पण में या फिर उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरने वाले किरण प्रवर्तन होने के बाद में मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। यहाँ पे फोकस यहाँ पे गई, यहाँ से टकराई और यहाँ से गई, फिर यहाँ पे समानांतर रूप से चलती है। फिर यही बात यहाँ पे भी यहाँ से जाती है और ऐसे निकलती है, यहाँ से जाती है यहाँ पे, और ये दोनों जो है यहाँ से मिलेगी, दोनों लाइन यह प्रतीत होती है कैसे, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जो अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, ये सब वगैरह जो भी है, अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, कौन सी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उत्तल दर्पण में कहाँ बनेगा या फिर अवतल दर्पण में कहाँ बनेगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल 1 to 100 को सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर करें।